हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेपी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एमसीक्यूज फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन ईएसआईसी 2016 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट 2 में अगेन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो 25 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन देखें, जो इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है 26 में, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टर्म एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहेंगे? तो बैड कोलेस्ट्रॉल देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग कहते हैं एलडीएल को, और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हम लोग कहते हैं एचडीएल को। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एलडीएल, लेकिन यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल पूछ रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल का होगा तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है, एलडीएल को कहा जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सेकेंड है एस्टेरॉल बिलोंग्स टू द क्लास। एस्टेरॉल्स किस क्लास से बिलोंग करेगा? तो जो एस्टेरॉल देखें ये लिपिड आपके क्लास से बिलोंग करेगा, लिपिड से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, ये यहां पूछा गया। हेपेटाइटिस क्या है? तो देखें हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल या वायरल। ठीक, तो यहां पे हेपेटाइटिस देखें, जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस लीवर के सिस्टम को डैमेज करता है। 29 ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एलर्जिक कफ में जो हम लोग यूज करते हैं, तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है मोंटेलिकोस्ट। अब देखें रोफेकॉक्सिब क्या है? तो ये एनएसएआईडी है, यानी आपका ये दर्द में यूज किया जाएगा। लोसार्टेन हमारा ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। थियोफाइलिन हम लोग अस्थमा में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन एलर्जी कफ में हम लोग यूज करते हैं मोंटेलिकोस्ट। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ऑप्शन 4। द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर द बर्न थेरेपी। तो सल्फोनामाइड, कौन सा सल्फोनामाइड? बर्न थेरेपी यानी जलने में हम लोग यूज करते हैं। तो देखें सल्फोनामाइड जो हम लोग यूज करते हैं वो सल्फाडायाजीन, मार्केट में आपको मिलता है सिल्वर सल्फाडायाजीन। ये मार्केट में आपको एसओएस क्रीम के नाम से अवेलेबल भी है। तो ये सल्फाडायाजीन जो है हम लोग यूज करेंगे बर्न थेरेपी में। 31 क्वेश्चन जो है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ, यानी हाइपोटोनिक, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। तो ऑस्मोटिक दो सोल्यूशन अगर हमने लिया और ये दोनों सोल्यूशन सेमी परमेबल से अलग करें तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हाइपो एंड हाइपरटोनिक कहते हैं। तो कह रहा है अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और इसको आइसोटोनिक बनाना है, यानी दोनों तरफ का कंसंट्रेशन हमको सेम करना, तो क्या यूज करेंगे? सोडियम क्लोराइड। और इसी साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन जो होता है ये आइसोटोनिक होता है। ठीक, ये आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड के साथ। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 0.9% अगर आप NaCl सोल्यूशन बना ले वेट बाय वॉल्यूम, तो ये आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड के साथ। तो इसलिए हम लोग को जब भी टोनिसिटी मेंटेन करना होता है तो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया NaCl। 32 क्वेश्चन है कि द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज इन मिल्क इज किल्ड बाय। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मिल्क में, जब मिल्क हम लोग करते हैं तो उसमें आपके ट्यूबरकुलोसिस के यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड के वायरस यानी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस के, टाइफाइड को, इनको क्या करना है? किल करना है। तो मिल्क को हम लोग स्टरलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाश्चराइजेशन। तो ये इसका 32 का ऑप्शन होगा सेकेंड, दैट इज अ पाश्चराइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। 33 क्वेश्चन देखें कि एजेंट 33 क्वेश्चन देखें क्या है। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि एजेंट प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन। इजी बाउल इवैक्यूएशन मतलब स्टमक को खाली करना।
ठीक, तो इसमें का जो ऑप्शन होगा दैट इज अ लैक्जेटिव। ठीक, लैक्जेटिव। 34 मॉर्फिन कोडीन थिबिन इज कंटेन्ड इन, यानी मॉर्फिन कोडीन थिबिन किसमें पाया जाएगा, तो ऑप्शन आपको मिलेगा चौथा, ओपीएम से हमको ये सारी चीजें मिलती हैं, ओपीएम से। अब देखिए क्वासिया से क्वासिसिन मिलेगा हमको, कुर्ची से कॉन्सिनिन मिलेगा, और जिलेटिन हमारा एक एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक, 35 क्वेश्चन देखें। 35 क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि एमेंटेडिन ड्रग यूज्ड एज अ, तो एमेंटेडिन कौन सी ड्रग है ये पूछ रहा है। तो एमेंटेडिन जो है ड्रग होगा एंटी वायरल, तो ऑप्शन आपका होगा सेकेंड। तो 35 का आंसर हो गया सेकेंड। द एंटी फंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करेगा एंटी फंगल ड्रग, तो एंटी फंगल ड्रग जो फ्लुकोनाजोल है इसमें आ ही रहा है एजोल, एजोल आ रहा है, इसका मतलब बिलोंग करेगा कैटेगरी सेकेंड, दैट इज अ एजोल से। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, तो ये सबको पता होना चाहिए कि पहला जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1955 में पब्लिश हुआ था। रेनिटिडीन इज, रेनिटिडीन क्या है ये पूछ रहा है, रेनिटिडीन इज क्या है, तो रेनिटिडीन देखें इसका जो ऑप्शन होगा H2 एंटागोनिस्ट, ये H2 एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, यानी ये ब्लॉक करता है H2 रिसेप्टर को, और H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है उसको मिनिमाइज कर देता है। ठीक, जिससे हमें गैस्ट्रिक से क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रीम। 39 क्वेश्चन, क्रीम इज, क्रीम क्या है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, तो क्रीम होता है इमल्शन। ठीक, O/W या W/O, तो ये इमल्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया इमल्शन। सस्पेंशन देखें क्या है, सस्पेंशन में कहा जाता है कि इसमें अनडिजॉल्व सॉलिड होते हैं, अनडिजॉल्व सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। ये दोनों हमारे बाइफेजिक सिस्टम में आएंगे, बाइफेजिक या इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम में, इमल्शन भी आएगा सस्पेंशन भी आएगा, लेकिन क्रीम जो है वो हमारा कमिंग अंडर द इमल्शन। ऑइंटमेंट और पेस्ट ये दोनों सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है, ऑइंटमेंट और पेस्ट दोनों सेमी सॉलिड है, लेकिन पेस्ट की अगर आप बात करें तो ये पेस्ट बहुत थिक होता है, लेकिन अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो ऑइंटमेंट हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसमें जो सॉलिड कंटेंट होता है वो 20 से 40% होता है, यानी सॉलिड कंटेंट ज्यादा होता है, और ऑइंटमेंट में सॉलिड कंटेंट कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन क्रीम का है वो क्रीम होगा हमारा इमल्शन। 40 क्वेश्चन, आकुसर्ट आर, आकुसर्ट नाम ही है ऑकुलर, ऑकुलर मतलब आंख किससे, ऑकुलर किससे रिलेटेड, आई से, तो दैट इज आई प्रिपरेशन, आकुसर्ट्स आर आई प्रिपरेशन। और ये आकुसर्ट का काम क्या है, ये ड्रग के रिलीज को, जो ड्रग रिलीज हो रहा है उस ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करता है, यानी जितना चाहेगा उतना ही ड्रग रिलीज होगा, एंड दैट इज अ कमिंग अंडर द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दैट इज NDDS। ठीक, 41 क्वेश्चन, यूजिनॉल इज कंटेन इन, तो यूजिनॉल किसमें पाया जाएगा, क्लोब में पाएगा, ये क्लोब में पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। 42 ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, ट्यूबरकुलोसिस किससे डायग्नोस होगा, तो ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा मॉन्टेक्स टेस्ट। इस मॉन्टेक्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लेते हैं, ट्यूबरकुलिन, और ये ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन जो होता है ये आदमी को इंजेक्ट करेंगे, आर्म में, हाथ में इंजेक्ट करेंगे, और इंजेक्ट करने के बाद हम लोग 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे के बाद हम उस पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे, यानी जहां पे इंजेक्ट करते हैं उसको मार्क कर देते हैं, और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे 48 से 72 घंटे बाद। एक तो रेडनेस क्या है, उसमें कितना रेडनेस है, साथ में कितना एलिवेट हुआ है वो, और उस एलिवेशन और हार्डनिंग के बेसिस से बताया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए डायग्नोस के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। विडाल टेस्ट आप सबको पता है कि हम लोग टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, टाइफाइड जिसको है उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट यूज करते हैं। और एलिजा टेस्ट की बात करें तो एलिजा का नाम ही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे। ठीक, फोर्थ अलर्ट्स मेथड है, ये मुझे पता नहीं है, आपको अगर जानकारी तो इसके बारे में मुझे बताइए। 43 क्वेश्चन देखें क्या है, 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखा जाए तो 43 क्वेश्चन देखा जाए कि
वन among the following is a communicable disease. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होता है, यानी एक किसी को हो जाए तो फिर दूसरे को हो जाए, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी पर्सन टू पर्सन वेरी फैलता हो, स्प्रेड होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल। जैसे कोरोना आपने देखा, कोरोना क्या था? कम्युनिकेबल डिजीज थी। तो इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? तो कम्युनिकेबल डिजीज है फाइलेरियासिस। अब ये कम्युनिकेबल क्या है? जो भी कम्युनिकेबल होता है उसमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है, यानी वेक्टर जो एक दूसरे को ट्रांसमिट करे। और यहाँ पे देखें तो जो फाइलेरिया है इसको ये राउंड वर्म से होता है, राउंड वर्म से होता है, और इसको स्प्रेड कौन करता है? मॉस्किटो। तो जैसे मलेरिया मॉस्किटो करता है, ये भी मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। तो हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा फाइलेरियासिस। 44 देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया का एग्जाम्पल क्या है? दैट इज अ टॉल ब्यूटामाइड। ऑप्शन सेकेंड। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाई। तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम को अगर ड्राइड करना हो तो किससे ड्राई करेंगे? इन चारों ऑप्शन में देखें तो सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड होगा फ्रीज ड्रायर। और फ्रीज ड्रायर जो काम जो करता है, इसका जो मैकेनिज्म है, इस फ्रीज ड्रायर में पहला काम हम लोग करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को पहले फ्रीज करेंगे, और फ्रीज करने के बाद दूसरा जो काम करते हैं वो करते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में क्या करते हैं? फ्रीजिंग जब हम करेंगे तो हमारी चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। और सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं? गैस में। तो ये जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो दो स्टेप इसमें यूज होते हैं, एक तो फ्रीजिंग और दूसरा सब्लिमेशन। यही इसका मैकेनिज्म है फ्रीज ड्राइंग का। तो जितने भी ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं या सीरम प्रिपरेशन होते हैं उनको हम लोग ड्राई करने के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन क्या है? 46 क्वेश्चन कह रहा है कि द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर इंक्रीज इन, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा, माइन आउटपुट है, ये माइन नहीं होना चाहिए, ये यूरिन आउटपुट होना चाहिए, ये होना चाहिए यूरिन आउटपुट। तो ये कौन सा मेडिसिनल एजेंट है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है? तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए डायरेसिस, तो ऑप्शन सेकंड होगा डायरेसिस। डायरेटिक्स जो होते हैं ये यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। एंटीसेप्टिक आपको पता है ये कि माइक्रोब्स को किल करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से माइक्रोब्स को किल करता है, उसको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। स्टिमुलेंट किसी चीज को एक्साइटेट करेगा, एग्रेवेट करेगा। और यूरिनरी एंटीसेप्टिक का मतलब है कि ये एंटीसेप्टिक यूरिनरी सिस्टम में काम करेगा। लेकिन ये पूछ रहा है यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमारा ऑप्शन होगा डायरेटिक्स। 47 क्वेश्चन देखें, फिनोबार्बिटोन क्या है? तो फिनोबार्बिटोन एक सिडेटिव्स है, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो सिडेटिव्स के तौर पे हम लोग इसको यूज करेंगे। और ये जो काम करता है ये ओपन करता है क्लोराइड चैनल को, ये क्लोराइड चैनल को ओपन करेगा, जो क्लोराइड चैनल है उसको ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद ये जो नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है, उसको डिप्रेस करेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया ए सिडेटिव्स। 48 क्वेश्चन देखिए, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा इम्यूनोफिनॉल ग्रुप। पैरा इम्यूनोफिनॉल किसमें होता है? तो होता है एसिटामिनोफेन, दैट इज पैरासिटामोल। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा पहला, पैरासिटामोल। और इसी तरह से बाकी में अगर देखें तो एस्प्रिन को कहा जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो इसमें हमारा सैलिसिलिक एसिड हो गया। आइब्रूफेन में देखें तो प्रोपियोनिक एसिड होता है, आइब्रूफेन में प्रोपियोनिक एसिड होता है। ठीक, एंडोमेथासिन में नाम ही है, तो इसमें होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसमें एसिटिक एसिड होगा। ठीक, तो एंडोमेथासिन में एसिटिक एसिड, आइब्रूफेन में प्रोपियोनिक एसिड, और एस्प्रिन में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। लेकिन पैराम्यूनोफिनॉल पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा पैरासिटामोल। अब देखिए 49 क्वेश्चन आ गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अभी मैंने कहा एस्प्रिन को कहते हैं, तो यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन हो गया। ठीक, तो ये एस्प्रिन हो जाएगा। अब देखिए 50 क्वेश्चन, जो 50वां क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए तो 50वां क्वेश्चन है क्लोरप्रोमाजीन इज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग क्या रखेगा? तो ये इसका ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज अ फिनोथायाजीन। तो ये हो गया नेक्स्ट 25 से 50 क्वेश्चन, यानी अब आपके 50 क्वेश्चन हो गए 25 से।
और पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया सब 1 से 25, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यहाँ सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने 25 से 50 क्वेश्चन की बात की। अब पार्ट थर्ड में हम लोग 50 to 75 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्या क्वेश्चन आया है। ESIC के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।